चलो बच्चों लोग, तो आज हम लोग चालू करते हैं आगे थ्योरी रोटेशनल मोशन की चालू करते हैं पढ़ना। फोर्स कपल लिखो, फोर्स कपल। ठीक है, तो फोर्स कपल क्या होता है? सपोज आपकी एक रिजिड बॉडी है, ठीक, ये आपकी क्या हो गई? रिजिड बॉडी। अब इसके किसी भी दो पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं और फोर्स ऐसा है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों ऑपोजिट है। सपोज एक फोर्स हो गया है F1, ठीक है, तो दूसरा जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस डायरेक्शन में ठीक क्या होगा? उल्टा, -F1। तो ये जो फोर्सेस हैं अपने, ये क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं? अपन बोलेंगे कपल। क्या बोल सकते हैं? इफ टू फोर्सेस विच आर इक्वल in magnitude and opposite in direction acts on a body, they constitute a couple. They constitute a couple. समझ में? तो अगर दो फोर्सेस हैं विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये 2 न्यूटन तो ये भी 2 न्यूटन, लेकिन ये डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में तो इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे का डायरेक्शन होगा। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? कपल। ठीक, अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास में कितना फोर्स लग रहा होगा? एफ सेंटर ऑफ मास में फोर्स, नेट जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो जाएगा? एक F1 है और दूसरा क्या है? -F1, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0। तो सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा? वो भी 0 होगा। तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे, तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी से तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक, हाँ, टॉर्क जरूर प्रोड्यूस होगा। कपल के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। अब वो देख लेते हैं, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा? देखो, टॉर्क ड्यू टू अ कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल। ठीक है, तो देखो, सपोज ये एक रिजिड बॉडी लगा दी है, ठीक है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है F, ठीक, इधर फोर्स लग रहा है सेम F, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। ये इस पॉइंट के अबाउट मेरे को क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो F1 कितना प्रोड्यूस करे उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनाएंगे? यहां से बनाएंगे यहां तक, इसको बोल देते हैं अपन R1, और यहां से यहां पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? R2। बोले, अब क्या करते हैं? देखो, टाउ नेट, नेट टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क जो होगा वो होगा क्या? R1 क्रॉस F प्लस R2 क्रॉस F, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखते हैं दोनों के टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो इसके कारण क्या हो रहा है? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टॉर्क कैसा प्रोड्यूस हो रहा है? क्लॉकवाइज। कैसा प्रोड्यूस हो रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ये वाला जो फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ना? ये भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। कैसा प्रोड्यूस हो रहा है? क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर करते हैं, वेक्टर है, और कॉमन निकाल लेते हैं किसको? F। दोनों टॉर्क क्या होंगे? ऐड ही होंगे। दोनों टॉर्क क्या होंगे? ऐड। समझ आई बात? अब अगर R1 R2 ऐड करोगे तो एक वेक्टर आ जाएगा दोनों के बीच का। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, दोनों के बीच का सेपरेशन, और कैसा सेपरेशन? परपेंडिकुलर सेपरेशन। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन है। सपोज इसको मैं बोल देता हूं AB,
है ना, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू एफ। तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, आइदर फोर्स, दोनों फोर्स लेने की जरूरत नहीं, कोई भी एक फोर्स ले लो उसका मैग्नीट्यूड, कोई भी एक फोर्स ले लो उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का क्या, परपेंडिकुलर सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो क्या क्या मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन तो अपन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, वो आर क्रॉस एफ से करके देख लेंगे, दो सेंटर ऑफ मास के बाद कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आई बात, इतनी चीज, ठीक। तो ये होता है कपल। कपल कब होता है, जब दो फोर्सेस हो, रिजिड बॉडी पे एक्ट करें अलग अलग पॉइंट्स पे, लेकिन कैसे, इक्वल एंड ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। तो कपल जो होता है वो नेट फोर्स जीरो अप्लाई करता है सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। हाँ, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जरूर प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इतना चीज क्लियर है कि नहीं, पक्का। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है बच्चों, क्या है, रिजिड बॉडी। अब इस रिजिड बॉडी में दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसा, एक इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो 1 2 -3, कुछ भी लिख लो, अपने क्या करना, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -2, 4, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हो गए। और फोर्स क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में, इधर लग रहा है 2i -3j प्लस के, और इधर कितना लगेगा, -2i प्लस 3j माइनस के, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं है। तो बच्चे लोग अब देखो, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से जुड़े हुए, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। तो मैं एक वेक्टर लिख सकता हूँ ना, लाइन ज्वाइनिंग देम वाला, ठीक। तो क्या लिखता हूँ, सपोज वो वेक्टर आर बोलता हूँ, तो वेक्टर आर कैसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो 3 - 1 2i, -2 -2 -4j, फिर 4 -3, तो कितना हो जाएगा, +7k। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका आ गया आर। और एफ, कोई भी एक फोर्स ले लो, ऊपर वाले लो कि नीचे वाले लो, है ना, ऊपर वाला फोर्स ले लेता हूं। तो ऊपर वाला फोर्स लूंगा तो कैसा होगा, देखो 2i -3j प्लस के। अब एक ध्यान वाली बात सुनो, आप लियो फोर्स ऊपर वाली, आप लियो फोर्स ऊपर वाली, तो वेक्टर कैसा लोगे, ये दूसरा जो पॉइंट है उससे लेना। कौन सा पॉइंट, जो सामने लेना, फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेना, ये वाला। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, जिधर एरो रहता है वो फाइनल पॉइंट रहता है ना। तो हम लोग माइनस क्या किए थे, ये माइनस, ये फाइनल इसको लिए थे, इनिशियल इसको लिए थे, ठीक। अब हम लोग क्या लिखें, आर वेक्टर ये वाला लिखें, तो इसको उल्टा कर दो। तो आर वेक्टर अपना, अगर ये वाला वेक्टर देखोगे तो क्या होगा, -2i प्लस 4j -7k, ठीक। आर क्रॉस एफ निकालने के लिए। अब देखो, अब अब ऐसा दिखेगा ना, ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। तो अगर आप आर क्रॉस एफ करोगे तो ये क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, नहीं तो डायरेक्शन उल्टा आ जाता कि नहीं हो जाता। और अगर आप फोर्स ये वाली ले रहे हो, नेगेटिव वाली, तो फिर क्या लोगे, ये वाला डायरेक्शन लोगे, नीचे वाला डायरेक्शन लोगे। आ रही बात समझ में, पक्का। अब आप आगे सॉल्व करें, तो आर कौन सा लेना है, ये नहीं लेना है, जब फोर्स ये लिए हो तो आर ये वाली लेना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ, टॉर्क बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को करना आता ही है, कैसे करते हैं मन लो क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के टर्म्स में इस साइड कर रहा हूं मैं, है ना, कहाँ गया, ठीक है, इस साइड करता हूं। तो ले लेते हैं आई जे और के, तो आर आई जे के, आर क्रॉस एफ करें तो पहले आई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो क्या आएगा, -2 4
-7, नीचे क्या आएगा 2 - 3 1। ठीक है, तो I यहां कुछ कुछ लिखेंगे, -j यहां कुछ कुछ लिखेंगे, +k यहां कुछ कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो I वाला है तो इसको ढक लो, 4 1 जा 4, 7 3 जा 21, तो 4 -21 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आएगा -17, तो -17 लिख दो, फिर j वाले को ढक दो, तो -2 × 1 -2, -7 × 2 -14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 14 + 12, तो क्या आएगा +12। ठीक है, फिर यहां पर k लिखोगे तो इन दोनों को ढक दो, तो क्या आएगा -2 - 3 6, 4 2 जा 8, 6 - 8 -2, तो आया -2। तो अपना टॉर्क क्या आ गया, टॉर्क आ गया -17I -12J -2K, ये हो गई टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क ड्यू टू दिस कपल। और अगर नेट फोर्स देखोगे तो कितना होगा, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, तो एफ नेट क्या होगा 0, लेकिन क्या टाउ नेट 0 होगा, टाउ नेट नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं है, तो कपल निकालने का ये तरीका है, कपल निकालने का ये तरीका है, कोई भी फोर्स। और डायरेक्ट अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख ही लोगे, स्क्रू कैसे टाइट हो रहा है अंदर की बाहर, पहले ही सीख चुके हैं अपन लोग निकालना। तो अगर आप लोग को बस क्या करना है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन, कैसा सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन, और क्या करना है फोर्स निकाल देना, इन्हें फोर्स का कोई भी एक का मैग्नीट्यूड, तो आपको पता चल जाएगा कि टॉर्क कितना लग रहा है। समझ में आई बात, आगे बढ़े, पक्का, इसमें कोई गलती तो नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए नेक्स्ट। अब अगला चीज लिखिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या लिखिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये क्या चीज है, देखो सपोज एक रिजिड बॉडी है और उसमें खूब सारे जो है फोर्सेस लग रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, खूब सारे फोर्सेस। ठीक है, तो रिजिड बॉडी है तो फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग सकते हैं। सपोज एक फोर्स लग रहा है F1 इधर, है ना, एक फोर्स ऐसा लग रहा है F2 इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर F3, ऐसे ही करके खूब सारे फोर्स लग रहे हैं F4, है ना। कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अब सेंटर ऑफ मास से जो अलग अलग फोर्स है, जैसे ये है, इसका पोजीशन क्या है R1, इसका पोजीशन क्या है R2, इसका पोजीशन क्या है R3, और इसका पोजीशन क्या है R4। ये सब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लिखा हूं, पोजीशन नहीं लिखा हूं, क्या क्या लिखा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या होगा, F1 F2 F3 F4, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक, F1 F2 F3 F4 सबका वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगाए। ठीक है, लेकिन ये सारे फोर्सेस टॉर्क भी तो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, टॉर्क। तो वो नेट टॉर्क कितना होगा, वो नेट टॉर्क होगा R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3 प्लस R4 क्रॉस F4, ये नेट टॉर्क होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो हमको एफ नेट की वैल्यू पता चल गई और टॉर्क नेट की पता चल गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस हटा देंगे, क्या करेंगे, सारे फोर्सेस हटा देंगे। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास है, सारे फोर्सेस हटा दिए, और क्या करेंगे, सिर्फ एक फोर्स लगाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, एफ नेट के बराबर, जिसका मैग्नीट्यूड किसके होगा, एफ नेट के बराबर, और उस पॉइंट पे लगाएंगे, उस पॉइंट P पे लगाएंगे, तो ये जो एफ नेट है सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो इक्वल होगा जो इंडिविजुअल फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आएगी नहीं, ये सब मिलके जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही टॉर्क ये अकेला एफ नेट प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए उसको किस पॉइंट पे किस डायरेक्शन पे लगाएं। समझ में आएगी नहीं, डायरेक्शन तो एफ नेट से ही पता चल जाएगा, लेकिन किस पॉइंट पे लगाएं ताकि सेम टॉर्क प्रोड्यूस हो।
तो ये P आपका क्या हो जाएगा बच्चों? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लिखिए। नोट किए? देखो एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, एक रॉड है ऐसा। क्या है? रॉड। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं इस पे? फोर्स। ठीक, ये रॉड का एक एंड है, ये रॉड का दूसरा एंड है। सपोज एक 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है यहां पर, एक 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, है ना। ये जो डिस्टेंस है वो है सपोज 20 सेंटीमीटर, है ना। ये जो डिस्टेंस है वो सपोज है 30 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो सपोज क्या है, 20 30, ये 50 है मान के चलो, 50 सेंटीमीटर। ठीक, 50 सेंटीमीटर नहीं, गलत हो जाएगा, फिर तो सेंटर ऑफ मास ही हो जाएगा। ये सपोज 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर, ऐसा लेके चलो। ठीक, तो रॉड की लेंथ कितनी होगी? 20 30 और 40 कितनी होगी? 90 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? 45 पे होगा। कहां होगा? 45 पे। 20 30 तो इधर 5 इधर, ये आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो मैं देखता हूं ये जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो निकालता हूं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ये आपका कितना है? 10 न्यूटन फोर्स। डिस्टेंस कितनी यहां से यहां? 30, है ना। तो वो क्या था, टॉर्क कितना था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर कितना लग रहा है? फोर्स 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 30। सेंटीमीटर मीटर में भी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, 30 लिख ले चलता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? अब तो 30 सेंटीमीटर, अरे सॉरी सॉरी, वो ये नहीं है, ये कितना है? 25। कितना है? 25। तो यहां पर क्या लगेगा? कहाँ गया? 10 इंटू 25। अभी न्यूटन सेंटीमीटर में ही रहने दो। ठीक है, अब ये कैसा होगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये वाला पॉइंट है, ये इसको कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक, अब ये जो फोर्स है, कौन सी फोर्स? 30 न्यूटन, कितने पे लग रही है? 50 पे। तो ये कितने दूर होगी? 5 सेंटीमीटर दूर होगी। तो इसके कारण टॉर्क लगेगा, वो कैसे लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही लगेगा। क्या लगेगा? क्लॉकवाइज ही तो लग रहा है, कहां से एंटी क्लॉकवाइज? तो इसको भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। और क्या लिखेंगे? 30 इंटू 5। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 250 प्लस 150 कितना लगा? 400 न्यूटन सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब हम लोग क्या का वैल्यू निकाल लेते हैं? नेट फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या आएगा बताओ? ऊपर 10 और नीचे 30, तो कितना हो जाएगा? डाउनवर्ड। कितना? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना? 20 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? अब देखो फिर से अपन क्या करते हैं, आपका रॉड बनाते हैं। कहां गया? एक मिनट, ये रॉड बना तो लंबा। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर। सेंटर ऑफ मास है यहां पर, रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, कितने दूरी पे? 45 सेंटीमीटर पे। अब मैं 20 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहां लगाऊं ताकि इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हो? कैसा? 400 न्यूटन सेंटीमीटर क्लॉकवाइज। 400 न्यूटन सेंटीमीटर क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात? अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास के इस तरफ लगा दूं डाउनवर्ड फोर्स, तो ये कैसे टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा?
एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर देगा। तो मेरे को लगाना किधर पड़ेगा, उसी तरफ। अब 20 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 400 न्यूटन मीटर आ जाए, 20। तो यहां से कितना दूर रहेगा, 20 सेंटीमीटर दूर। यहां फोर्स लगा दूंगा एफ नेट, जो कि कितनी थी, 20 न्यूटन। तो 20 इंटू 20 कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, 400 न्यूटन सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट हो गया बच्चों P, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया कि नहीं है, पक्का? क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जब एक रिजिड बॉडी में मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, क्या लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस, तो उन नेट फोर्सेस का एक सम होगा, और वो सारे फोर्सेस अबाउट सेंटर ऑफ मास एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं सारे फोर्सेस को रिप्लेस करके नेट फोर्स लगा दूं, तो किस पॉइंट पे रिजिड बॉडी के लगाऊं ताकि वो टॉर्क सेम प्रोड्यूस करे जितना कि वो सारे मिलके कर रहे थे। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में काम आएगा, है ना, समझ में आई? ये जैसे अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे आगे, तो उसमें यूज होगा। जैसे सपोज ये टैंक है, क्या है, टैंक, और टैंक में से पानी भरा हुआ है। तो आपको पता है, देखो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो साइड वॉल्स में जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ F1 लग रहा है सपोज, यहाँ F2 लग रहा है, यहाँ F3 लग रहा है, यहाँ F4 लग रहा है, बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा फोर्स। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे फोर्सेस का इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक, फिर सपोज बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट ये सारे फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सब क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये वाले जो आपका वॉल है उसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेंगे अबाउट द बेस। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स कहां पे लगा दें, नेट फोर्स क्या पे करें, कहां पे लगा दें, नेट फोर्स बीच में 2/3L पे कहां पे लगा दें, ताकि ये सब मिलके जो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ये एफ नेट अकेला कर दे, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आगे यूज होगा, समझ में आई बात, पक्का? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कभी भी निकालने बोलेगा तो क्या तरीका इस्तेमाल करोगे, नेट फोर्स निकालना है, और जिस भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाल देना है। ठीक, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, टाउ नेट बराबर एफ नेट आर। आरी बात समझ में? तो ये आर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो तो आर को इस तरफ रखना, आर क्रॉस एफ। ठीक है, समझ में आया, पक्का बच्चे लोग, ऊपर से तो नहीं गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, अगला, अगला क्या है देखते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम है शायद, ये तो हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स समझ में आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन क्या करते और, अब ये एक रॉड है ना, मान के चलो ये इस पॉइंट से हिंज्ड है, इस पॉइंट से क्या है, हिंज्ड है। अब इसमें फोर्स लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन, एक लग रहा है ऊपर 20 न्यूटन, और एक लग रहा है नीचे 30 न्यूटन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां दे दिया है आपको 20, और यहां से दे दिया है यहां तक 25 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। याद रखना इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए। चलिए बनाइए, चलिए तो देखें इसका आंसर, पेन कहाँ लग दिया, हाँ। तो देखो, अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ नेट। क्या निकाल लेते हैं, एफ नेट। तो देखो 10 और 30 डाउनवर्ड लग रहा है, 40 और 20 ऊपर लग रहा है, तो क्या हो गया, नेट फोर्स 20 न्यूटन डाउनवर्ड्स हो गया। अब क्या लिखते हैं, नेट टॉर्क। ठीक, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले, तो 10 सेंटीमीटर दूर 10 न्यूटन फोर्स, ये सो कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, 10 10 जा 100 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक, ये 30 न्यूटन भी इसको
क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसको भी पॉजिटिव लेते हैं, ऐड होगा, ये कितना होगा 30 इंटू, ये हो गया 45 और 10 55, तो 30 इंटू 55 प्लस की माइनस, अगला जो 20 न्यूटन है ये ऊपर लग रहा है, तो इसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके कारण नेगेटिव लेंगे, 10 और 20 30, 20 इंटू 30 600, तो माइनस क्या करेंगे 600, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 55 थ्री जा 1650 माइनस 600, तो क्या आ जाएगा 1050 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया टॉर्क नेट। हाँ हाँ चलता है, ठीक है 1150, तो क्या आएगा आर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नेट टॉर्क कितना है 1150 बाय 20, तो कट गया, क्या आया, समझ में आया। तो कहां पर, यहां से 57.5 सेंटीमीटर दूर क्या लगेगा टॉर्क, कितना 20 न्यूटन, जो कि सेम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो सब मिलके कर रहे हैं, किस पॉइंट के अबाउट, एज के अबाउट। समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया बच्चे लोग, क्लियर। तो ऐसे अपन सॉल्व करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक, तो ये दो चीज खत्म हुआ, नेक्स्ट चीज पढ़े, चलो अगला चीज लिखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। अब बढ़िया चीज है, लिखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम। अगर आप टॉर्क निकालना और एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख गए, किसी भी सिचुएशन का, जो भी आपको गिवन सिचुएशन दिया हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो आपका ये चैप्टर का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ आ रही, कैसे टाइप का भी सवाल आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक, तो सीखते हैं एंगुलर मोमेंटम निकालना, इसके भी अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चालू करते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट अलग निकलता है, पॉइंट के अबाउट अलग निकलता है, एक प्योरली रोटेटिंग बॉडी का अलग निकलता है, एक लीनियर मोशन कर रहा है बॉडी उसका अलग निकलता है, एक रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेटिंग बॉडी का अलग निकलता है, सबका तरीका अलग अलग। हम लोग पहले सिंपल चालू करते हैं कि किसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, अ बॉडी इन ट्रांजिशन, क्या, अ बॉडी इन ट्रांजिशन, ट्रांजिशनल मोशन कर रहा है। ठीक, और अबाउट अ पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अबाउट अ पॉइंट। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे। अब सपोज एक बॉडी है, वो मोशन कर रही है, क्या कर रही है, मोशन कर रही है, सपोज ऐसा जा रही है, ये एक पॉइंट मास है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास क्या है m, क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा o पॉइंट, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक, अब आप बोलोगे बॉडी तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, सीधा सीधा जा रही है, ये बॉडी कैसे कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो भाई ये जब ट्रांजिशनल मोशन कर रही है, रोटेट हो ही नहीं रही, तो एंगुलर मोमेंटम कहां का। ठीक, लेकिन अब आप खुद सोचो, ऐसा एक सिचुएशन लो, सपोज एक बस है, क्या है, बस है, आप यहां पर खड़े हो और बस रोड पे आपके सामने से जा रही है, रोड पे आपके सामने से जा रही है, अभी आप बस को देख रहे हो यहां, ऐसा, ये मेरा हाथ के सीध में, अब बस क्या करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है, तो बस का जो पोजीशन वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो पोजीशन वेक्टर है आपसे बस का, वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी के कारण एक एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। भाई आप और बस का सेपरेशन भी हो रहा है, पहले कम हुआ फिर बढ़ गया। ठीक, और जो पोजीशन वेक्टर है वो खुद रोटेट भी कर रहा है बस को जो पॉइंट कर रहा है, तो उस हिसाब से एक लीनियर, बस तो लीनियर मोशन कर रहा है। हाँ, अगर आप बस के पीछे खड़े रहते तो बस कैसे दिखते, सीधा जाते हुए, तो अगर आप पॉइंट करके रखे हो तो ये बस लेंथ बढ़ता, बाकी डायरेक्शन कुछ रोटेट होता, तब आप बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर बस v वेलोसिटी से कैसे भी जा रही है और आपका अगर पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वही एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा, तो हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं ओ। ठीक, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लो, एक्सिस, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और z होगा तो होगा। ठीक है, अब ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो क्या कर दो, यहां से यहां
जिस इंस्टेंट पे, वो जिस पोजीशन पे, वहां से वहां क्या ड्रॉ कर दो बच्चों, एक पोजीशन वेक्टर। क्या ड्रॉ कर दो, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर कुछ एंगल थीटा बना रहा है, किससे, वेलोसिटी वेक्टर से। क्या से, वेलोसिटी वेक्टर से। तो आप एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करोगे, सिंबल होता है एल, वेक्टर क्वांटिटी है भी। तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। आर क्या है, आर है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, जिस पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस पॉइंट से आप उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है जानते हो, है ना, पी का डायरेक्शन पैरेलल होता है किसके, वी के। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही पी का डायरेक्शन, तो मोमेंटम उसी तरफ है। क्लियर है बात। तो अब बताओ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इस सिचुएशन में कैसा हो जाएगा। भाई ये आर वेक्टर है कि नहीं है, ये आर वेक्टर है, और आप क्या कर रहे हो, आर क्रॉस वी। तो ऐसा कर रहे हो, आर क्रॉस वी, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आया। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एल बराबर आर क्रॉस पी। क्लियर। अब अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हो, आर का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा लिख सकते हो। पी को क्या लिख सकते हो, एमवी लिख सकते हो, मास स्केलर है उसको बाहर ले लो, आर का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा लिख सकते हो। आर का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब एक चीज गौर करो, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट करता हूं, एक अलोंग आर और एक अक्रॉस आर। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा यहां क्या काम कर रहा है, जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पॉइंट से वी कॉस थीटा सेपरेशन बढ़ा रहा है। अगर इनटू टुवर्ड्स आर होता तो सेपरेशन कम करता, अभी दूर है तो सेपरेशन बढ़ा रहा है। और जो परपेंडिकुलर है, आर के जो कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, वो क्या कर रहा है, ओ के अबाउट ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहा है। आ रही बात समझ में। इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, एम आर इंटू वी साइन थीटा, है ना। जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है मोमेंटम का, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आर से। तो अबाउट द पॉइंट क्या निकल जाएगा आपका, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, इतना बात ठीक, नोट करो इसको, करें, पक्का समझ में आया ना ट्रांजिशनल बॉडी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं इसके बारे में। पहला तो एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अभी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो किसका, आर का और पी का, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन रहता है उसके हिसाब से जिस भी प्लेन में आर और पी होगा, या पी के जगह क्या ले लो, वी भी बोल सकते हो, एम बाहर ले लो तो, है ना। तो जिस भी प्लेन में आर और वी है उसके परपेंडिकुलर, जिस भी प्लेन में आर और वी है उसके परपेंडिकुलर, आ रही बात समझ में। तो जिस भी प्लेन में आर वी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही क्या होगा, दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो आप बोल सकते हो एल इज परपेंडिकुलर टू आर, एल इज परपेंडिकुलर टू पी, एल इज परपेंडिकुलर टू वी। क्लियर है बात, है ना। नीचे लिख भी लेना, it is in the plane
इट इज इन द प्लेन, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, perpendicular to the plane containing R and P. समझ में आया डायरेक्शन? पक्का? लिख लो। दूसरा यूनिट क्या होगा? तो R होता है मीटर और मोमेंटम क्या में होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा इसका यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस वन। डायमेंशन लिखो l m स्क्वायर t माइनस वन। अब जैसे टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर था, एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर था, तो ये भी क्या है? एक एक्सियल वेक्टर ही है। लिख लो, इट इज अ एक्सियल वेक्टर। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे, या कॉर्क स्क्रू रूल, जो भी आपको निकालना है निकाल लें। ठीक, तो आर क्रॉस एफ के अलोंग अपने उंगलियों को कर्ल करोगे तो जिधर थंब पॉइंट करेगा एक्सिस के अलोंग, वही क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। समझ में आई बात? पक्का? तो ये समझ में एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। ठीक, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। एंगुलर मोमेंटम जीरो कब कब होगा? एंगुलर मोमेंटम जीरो कब कब होगा? तो देखो, एल का फॉर्मूला जो है वो क्या है? एम वी आर साइन थीटा लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड। क्या चीज? मैग्नीट्यूड। मासलेस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास कोई वेलोसिटी कर ही नहीं रहा है, तो भी जीरो होगा, है ना? पॉइंट पे लाई कर रहा है तो भी जीरो होगा। या आर और वी के बीच एंगल क्या होगा? जीरो होगा। मतलब सपोज ये पॉइंट है, इसके अबाउट आपको क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और आपका ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, एम मास का ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, तो ये यहां से यहां क्या हो गया? आर वेक्टर बना कि नहीं बना? अब सपोज इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसी के अलोंग है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? जीरो। दोनों के बीच एंगल जीरो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा? जीरो। ठीक, या फिर v ऐसे भी हो सकता है, एंटी पैरेलल 180 डिग्री, तो भी 180 पे भी साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो भी क्या होगा? जीरो। ठीक, तो कब कब जीरो होगा? पहला, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो? जीरो। दूसरा, v और r के बीच एंगल, ऐसा लिख लो, एंगल बिटवीन v एंड r इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब v अगर पैरेलल है r के, या v अगर एंटी पैरेलल r के, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो। कुछ जल रहा है क्या? कि पानी गिर रहा है? पानी गिर रहा है। आगे बढ़े बच्चों? पक्का? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब आपको इसमें डायरेक्शन का सेंस होगा। क्या का सेंस होगा? डायरेक्शन का सेंस होगा। ठीक है, तो लिखिए एग्जांपल। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। आर रेडियस का क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो कोनिकल पेंडुलम देखे थे ना, जैसा वैसे टाइप का ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से। तो ये रेडियस कितना है? r, और एक पॉइंट है h डिस्टेंस ऊपर p, और इस पॉइंट को बोलता हूं o। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल रानी खेल रहा है ना? यहाँ पर जैसे यहां रहेगा तो उसका वेलोसिटी कैसे रहेगा? ऐसा। यहाँ रहेगा तो वेलोसिटी कैसे रहेगा? ऐसा टेंजेंशियल। यहाँ रहेगा तो ऐसा टेंजेंशियल, ऐसा टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है,
अब बच्चों समझ गए ना, इस प्लेन में अगर आपको बोला एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालिए, क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो आप कैसे निकालोगे? देखो ये पॉइंट है, जो भी पॉइंट बोला है वहां से क्या ड्रॉप करते हैं बच्चों, वहां से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, किसका, पॉइंट मास का। अभी सपोज पॉइंट मास यहां पर पहुंचा हुआ है, ये बना, ये आर होगा कि नहीं होगा, और जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल। ठीक, तो आर और वी के बीच एंगल क्या है, थीटा। तो अगर मेरे को एल का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं लिखूंगा एम वी आर साइन थीटा, साइन 90 क्या हो गया 1, तो क्या आएगा एम वी आर। मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, एम वी आर। पक्का? डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये आर है, ठीक, तो आर जो है वो भी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और वी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जो वो आएगा, क्या बोलते हैं, वेक्टर आएगा, वो इन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल होगा कि नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो अपन क्या करेंगे, आर क्रॉस वी, ये आर है और ये वी है, तो बताओ स्क्रू को ऐसा रख के क्या कर रहा हूं, खुल रहा है, तो ऊपर जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर। समझ में आई बात, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। ठीक, ये एल का डायरेक्शन होगा। जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पूछा तो ऊपर, इस पॉइंट पे पूछा तो ऊपर, इस पॉइंट पे पूछा तो ऊपर, इस पॉइंट पे पूछा तो ऊपर। क्लियर है बात? ठीक, तो अगर आप गौर करोगे तो एल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, ओ पॉइंट के हिसाब से एल क्या है, कांस्टेंट है। चेक जरूर कर लो, एक बार सर्कल के उस तरफ लियो, एक बार सर्कल के इस तरफ लेके देखते हैं। ये आर होगा, अब ये ऐसा सपोज रोटेट कर रहा है तो वी ऐसा होगा, है ना। तो बताओ आर क्रॉस वी करोगे तो क्या कर रहे हो, ऊपर ही हो रहा है ना, अपर डायरेक्शन में हो रहा है। समझ मेरी बात? तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, सेम, अपवर्ड। हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और मैग्नीट्यूड क्या है, एम वी आर। तो अपन बोल सकते हैं कि एल अबाउट ओ क्या है, कांस्टेंट। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? नोट कर लो इसको। ठीक, अब नेक्स्ट क्या का देखते हैं, हेलो नेक्स्ट क्या का देखते हैं, पी पॉइंट का देखते हैं, पी पॉइंट के अबाउट। तो देखो ये हो रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, और यहां पर लेते हैं पॉइंट पी, ये आपका आर और ये आपका एच। पी पॉइंट के अबाउट देखते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो सपोज ऐसा कॉर्नर वाला पॉइंट लेता हूं, यहां ये लेता हूं, तो सबसे पहले क्या करना है, लाइन ज्वाइनिंग पी को आर से, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब दूसरा चीज, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी कैसी है, क्रॉस बना रहा हूं ऐसा, क्योंकि ऐसे घूम रहा था ना, तो यहां पर बोर्ड के अंदर घुस रहा है, यहां पे बोर्ड से बाहर है, तो सॉरी क्या बनाऊंगा, डॉट बनाऊंगा, बनाऊंगा। तो देखो ये आर है, ये आर है, आर का डायरेक्शन, और ये क्या है, पी का डायरेक्शन। ये है पेन इन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ, सॉरी, तो पेन बाहर आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर आप आर क्रॉस एफ करोगे तो क्या आएगा, ऐसा है। तो ये वाला वेक्टर जो बोर्ड में बना हुआ है आर, और ये जो वेक्टर, ये एक प्लेन हो गया प्लेन, और क्या रहा है प्लेन के बाहर, तो ऐसे होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये प्लेन बन गया ना, ये और ये ऐसा, तो ये प्लेन बना कि नहीं बना, प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक, तो वो क्या होगा, आर के भी परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर। देखो आर से भी परपेंडिकुलर है, और ये वेलोसिटी बनी इससे भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? इस पॉइंट पे लेते हैं, यहां पे कहां जा रहा है, अंदर, यहां पे कहां जा रहा है, अंदर, और आर कैसा है, ऐसा। ठीक, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो क्या आएगा, बाहर आ रहा है, ऐसा करोगे ना तो बाहर आ रहा है,
तो ये क्या होगा, L, इसके भी परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर। ठीक, अब मेरे को बताओ यहां पर भी ऐसे होगा डायरेक्शन, पीछे तरफ अंदर तरफ ऐसा मुड़ता हुआ होगा। एल का डायरेक्शन क्या सेम है हर जगह? नहीं है ना। ये वेक्टर ऐसा पॉइंट कर रहा है, ये वेक्टर ऐसा पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन सेम है? नहीं है ना, डायरेक्शन सेम नहीं है, ओरिएंटेशन ही अलग हो गया। ये एक वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, सेम ओरिएंटेशन में क्या? ये दोनों को सेम कब बोलता? जब ये भी एल ऐसे आता, ये भी एल ऐसा आता, तब मैं बोलता ना डायरेक्शन दोनों को सेम है, पैरेलल है वेक्टर्स। अभी कहां है? नहीं है ना। तो डायरेक्शन क्या है वेक्टर का? अलग। वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? अलग। तो मैं बोल सकता हूं कि L अबाउट P पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक, तो वेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। क्लियर है बात? हाँ, ये चेक कर लेता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्या चेक कर लेता हूं बच्चों? मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको पता है ये इस प्लेन में है r, और वेलोसिटी इसके क्या है? परपेंडिकुलर ही है। वेलोसिटी क्या है इसके? परपेंडिकुलर ही है। ठीक, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? एम वी आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आई बात? तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं। पक्का क्लियर है कि नहीं है? नहीं मानते इस बात को? मानना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? समझ में आया? तो एंगुलर मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, तो उसका हम लोग अगर लीनियर मोमेंटम पता है, क्या पता है? लीनियर मोमेंटम पता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसका एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना चीज है, इतना दिमाग अपने को लगाना है। नेक्स्ट पढ़े आगे। चलो अब देखते हैं अगला। लिखो एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क निकालना याद है? अबाउट एन एक्सिस सेम वैसे ही निकालते हैं। टॉर्क में क्या देखते थे कि भाई वो जो फोर्स है, जैसा भी फोर्स बना, एक्सिस पे एक पॉइंट बना देते थे। एक्सिस पे क्या बनाते थे? एक पॉइंट लाते थे। उस पॉइंट एक्सिस के पॉइंट के हिसाब से हम लोग उस फोर्स के कारण क्या निकालते थे? टॉर्क। फिर जो टॉर्क का डायरेक्शन आता था उसका दो कंपोनेंट लेते थे, एक पैरेलल टू द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होता था वही क्या होता था? टॉर्क अबाउट एक्सिस। सेम एंगुलर मोमेंटम का है, सेम चीज। सपोज एक एक्सिस है, ठीक, और आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट ऐसा लीनियर मोशन कर रहा है ऐसा v से, m मास का। ठीक, तो कुछ नहीं करना, कोई भी एक पॉइंट ले लो o, कोई भी एक पॉइंट ले लो o। अब वहां से वहां अरे यार ये तो ऐसे ही बन गया, v अलग ले लेना, v ऐसा ले लो, सेम हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, अलोंग ईच अदर। ये सपोज ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ऐसे v से जा रहा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे? इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? इसका एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, सपोज एंगुलर मोमेंटम ऐसा कुछ आ गया, ठीक, जो हमारा जो एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको कंपोनेंट ले लेंगे, L cos थीटा और L sin थीटा। तो ये जो cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट? cos वाला कंपोनेंट होगा जो पैरेलल टू द एक्सिस है, वही क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट बोलेंगे तो पिछला बार जैसा बना है वैसे करना है, लेकिन अगर एक्सिस बोल दिया तो क्या करना है? अपने को क्या करना है? कोई भी एक पॉइंट इमेजिन कर लेना है, कोई सा भी रैंडम एक पॉइंट ले लिए, उस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल लिए? एंगुलर मोमेंटम। और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद आपको क्या करना है? उसका दो कंपोनेंट कर लेना एंगुलर मोमेंटम का, एक अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? बनाएंगे ऐसा? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसको इसको लिख भी लो, ऐसा लिख लो, टेक एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस and find
L about that point. Now the component of L along axis is the required angular momentum. ठीक, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब जैसे टॉर्क जीरो कब कब होता था देखे थे एक्सिस वाले केस में, एक्सिस के पैरेलल हो जब क्या फोर्स, तो क्या हो जाता था टॉर्क जीरो हो जाता था अबाउट एक्सिस। जब एक्सिस यानी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास हो जाए, एक्सिस से टच हो जाए, एक्सिस के थ्रू जा रहा है, तो भी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। तो वैसे ही यहां भी अपन एंगुलर मोमेंटम जीरो का दो केस ले सकते हैं बच्चों। पहला, सपोज ये एक्सिस है और हमारा जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा है, पैरेलल टू द एक्सिस। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू द एक्सिस है, देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस क्या होगा, जीरो। समझ में आई बात, पक्का? दूसरा, अगर ये एक्सिस है और आपका वेलोसिटी ऐसा है बच्चों कि अगर आप उसका लाइन एक्सटेंड कर रहे हो सेंटर ऑफ मास का, तो वो कहां से पास हो जा रहा है, एक्सिस को कट कर दे रहा है, एक्सिस को क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है, तो भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। इफ क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोमेंटम बोल, क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ऑफ मोमेंटम कट्स द एक्सिस, देन L about axis is जीरो। बोलिए, नहीं बेटा वो नहीं कट करेगा, वो ऐसा रहता था कि ऐसा पास हो जा रहा है, स्क्यू लाइंस, क्या रहती थी, स्क्यू लाइंस। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? तीसरा चीज देखें, अब अगर स्क्यू लाइंस है, क्या है, ऐसा है और ऐसा कुछ वेलोसिटी है, स्क्यू है मतलब समझ रहे हो, इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो ये कट नहीं कर रहा, दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों के बीच में क्या है, सेपरेशन है, कट नहीं कर रहा है, ऐसे में स्क्यू लाइंस है। तो स्क्यू लाइंस में कैसे करेंगे, एम वी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर मतलब जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वहां से क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे, तो इसको क्या बोलते थे, आर परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाता था, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? एक एग्जांपल देखता हूं तो समझ में आएगा आप लोग। ठीक, जो पिछला बनाया, अब एक एग्जांपल देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का, किसका, एक्सिस के अबाउट निकालने वाला। तो अपन पिछला जो क्वेश्चन देखे थे जिसमें क्या था, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, कितने रेडियस का, आर रेडियस का, और एक पॉइंट था पी, कितना ऊपर, एच डिस्टेंस ऊपर। ठीक, तो अपन क्या करे थे, ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाले थे किसके, पी पॉइंट के हिसाब से, किसके हिसाब से, पी पॉइंट के हिसाब से। तो अगर हमको बोला है कि ओपी, ये पॉइंट ओ था, ये पी था, ओपी एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका क्या निकालिए, एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तो कैसे करेंगे, देखो कोई भी एक पॉइंट ले लो, हम यही पॉइंट ले लेते हैं पी, यही पॉइंट ले लेते हैं पी, इसके अबाउट, इसके अबाउट सपोज इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आया था, इस डायरेक्शन में आया था, क्योंकि देखो वेलोसिटी थी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर और पोजीशन वेक्टर था ऐसा, तो ये प्लेन हो गया और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये आया था, ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा और उसके भी परपेंडिकुलर। और मैग्नीट्यूड क्या आया था एल का, एल का आया था एम वी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, इसको क्या करो, पैरेलली इधर शिफ्ट कर दो, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये एंगल थीटा है,
और आपको ये पता है ये तो 90 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस L का अबाउट पॉइंट P जो निकालें, इसके दो कंपोनेंट कर लो, तो क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा ऊपर विच इज LP साइन थीटा, और एक आएगा इधर विच इज LP कॉस थीटा। तो बाय डेफिनेशन हमको कौन सा डायरेक्शन लेना है, अलोंग द एक्सिस वाला डायरेक्शन लेना है। वही अलोंग द एक्सिस जो एंगुलर मोमेंटम है, वही एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस होता है। तो अपने को LP साइन थीटा लेना है। LP का वैल्यू तो पता है MP आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट इंटू साइन थीटा। साइन थीटा देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आर, हाइपोटेनस यही चीज है क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या आएगा mv आर। ठीक, तो अबाउट द एक्सिस ये ऑब्जेक्ट जो रोटेट हो रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कितना होगा mv आर मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन भी क्या होगा अपवर्ड। तो क्या हो गया, अब L अबाउट एक्सिस OP ये भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक, O पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट था, P पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट नहीं था, मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा था लेकिन डायरेक्शन क्या आ रहा था अलग, इधर ऐसा इधर ऐसा इधर ऐसा ऐसा आ रहा था ना, ऐसा है ना, डायरेक्शन क्या आ रहा था अलग। लेकिन अब एक्सिस के अबाउट क्या होगा, जो कंपोनेंट ले लेंगे सबका, तो एक L sin थीटा कंपोनेंट होगा, तो एक्सिस के अलोंग सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल। वाह, एग्जांपल ठीक है। सपोज आपके पास क्या है, एक्स वाई एक्सिस है और क्या है एक्स और वाई। अब अपन क्या किए हैं, यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किए है ना। तो हमको ये निकालना है कि ये ओरिजिन है सपोज o, तो हमको ये निकालना है अबाउट o एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कब, व्हेन इट इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये ऐसा करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पर रहता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है कि नहीं। और ये जो पॉइंट है यहां पर वेलोसिटी क्या रहती है v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वाली तो कभी चेंज नहीं होती ना, v cos थीटा। वर्टिकल क्या हो जाती है जीरो, तभी तो हाईएस्ट है, उसके और ऊपर नहीं जा सकता। अब अपने को निकालना है o पॉइंट के अबाउट क्या, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करेंगे, देखो यहां से यहां o से यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, आर पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक, पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो इन दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है, कुछ थीटा एंगल बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है बच्चों, कुछ थीटा एंगल। अब L का डेफिनेशन क्या है, R क्रॉस P, क्या है R क्रॉस P। अब बताओ ये R क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा। ठीक, तो एक तरीका और क्या कर सकते हो, जैसे ये V है तो आप क्या करो, वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको क्या करो एक्सटेंड किए एक्सटेंड। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जो डिस्टेंस है वो निकाल लो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो था, उससे अपन क्या निकालिए लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आर पी साइन थीटा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, आर का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, आर क्रॉस पी को। तो या तो पी का साइन थीटा कर लो या तो आर का साइन थीटा कर लो, परपेंडिकुलर आर निकाल लो, उसको मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दो, या आर के अलोंग मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो और उसको पी से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया कि नहीं बात। तो यहां पर क्या करें हम लोग, आसान क्या पड़ रहा है, ये एच अपन निकाल सकते हैं, एच क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तेरे क्या हो गया, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को पता है, किससे, एच से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को पता है एच से, तो इसीलिए अपन क्या करें यहां पर v का कंपोनेंट ना करके किसका कंपोनेंट कर दे रहे हैं, आर का। ठीक, तो आर का पैरेलल और ये
परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट h आ गया। तो r साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, और मोमेंटम की जगह क्या लिख सकते हैं, mv cos थीटा इंटू h क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, या v, वैल्यू में v दिया था, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आ गया एम वी क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया। अब डायरेक्शन, ये r है, ये v है, r क्रॉस v करोगे तो क्या रहे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये xy प्लेन है, तो अंदर की तरफ क्या आ रहा है, के। समझ में एक बात, पक्का क्लियर। अब अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि जब ये अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है तब निकालो, तो देखो आपको पता है जिस v वेलोसिटी से आप छोड़ते हैं, जब वो रीच करता है तो क्या हो जाती है, वही v वेलोसिटी हो जाती है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाती है, ठीक। तो ये जैसे थीटा एंगल से हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हुए, तो अभी भी ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा। क्या बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा। अब ये डिस्टेंस अपने को पता है ना, रेंज। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आर का कॉम्पोनेंट नहीं करते, किसका कॉम्पोनेंट कर देते हैं, वी का, आसान पड़ेगा। ये कॉम्पोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, ये कॉम्पोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा। अरे बस समझ में, तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं एम वी आर। तो एम वी साइन थीटा इंटू रेंज, रेंज क्या होता है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। समझ में आया कि नहीं है, पक्का क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई बच्चों। तो अपन क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे था, तो अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट करते भाई, इसका एक अलोंग आर निकालते, एक अक्रॉस आर निकालते, तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना पड़ता। अरे बात समझ में, रेंज का आधा, हाइट का अंडर रूट करके निकालते, बहुत लंबा पड़ता। अरे बात समझ में, इसलिए मैं क्या कोशिश किया कि इस बार आर का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आर मेरे को पता था, इसलिए मैं किसका कंपोनेंट किया, वी का कंपोनेंट कर दिया। समझ में आई बात। अगर यही क्वेश्चन में बोल दिया किसी जनरल पॉइंट के लिए निकालो, क्या के लिए बोल दिया, किसी जनरल पॉइंट के लिए निकालो, क्या बोल दिया, एट एनी टाइम टी निकाल दीजिए भाई, अबाउट ओ, क्या, एंगुलर मोमेंटम। तब क्या करेंगे, तो सपोज ये आपका एक्सिस बन गया, ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट को अपन क्या किए, प्रोजेक्ट किए v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, ये हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर। सपोज एट t इज इक्वल्स टू टी, एट एनी टाइम t, वो यहां पे पहुंचा है, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकता हूं मैं, x कॉमा वाई लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों, x कॉमा वाई, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है, 0,0। तो अगर एक पोजीशन वेक्टर बना हुआ है यहां से यहां तक का, तो ये r को मैं कैसे लिख सकता हूं, xi प्लस वाई जे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, xi प्लस वाई जे। और इस वक्त वेलोसिटी भी होगी कुछ, x एक्सिस में वेलोसिटी होगी सपोज vx, और y एक्सिस में वेलोसिटी होगी सपोज vy। तो वेलोसिटी को कैसे लिख सकता हूं, vxi प्लस vyj लिख सकता हूं। समझ में आई बात, vxi प्लस vyj। अब मास क्या है उसका, m। तो अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना है बच्चों l, तो क्या लिख सकता हूं, r क्रॉस m इंटू r क्रॉस v। m बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, r क्रॉस v। तो m को m लिखते हैं, r क्या आएगा, xi प्लस yj, ठीक। का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, vxi प्लस vyj से, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, i का i से होता है, j का j से होता है, नहीं होता ना, i का j से और j का i से करना है, ठीक है। तो i क्रॉस i तो जीरो हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल जीरो रहता है, साइन जीरो जीरो। तो xi क्रॉस vyj, तो क्या आएगा, x इंटू
वी वाई, और आपको पता है ना आई जे के ऑर्डर, तो अपन क्या करें आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा प्लस के, आई क्रॉस जे क्या आएगा प्लस के। फिर जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के, तो माइनस लिखते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे वाई वी वाई सॉरी वी एक्स, वाई और वी एक्स के माइनस आ गया, ठीक है समझ में आया? अब x का वैल्यू लिख सकता हूं, x एक्सिस में मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है v cos थीटा है, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है v sin थीटा है। तो किसी भी t टाइम पे एक्सीलरेशन तो होता नहीं x डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं इसको v cos थीटा t, हाफ जी टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। और वी वाई को कैसे लिख सकता हूं y डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो क्या लिखूंगा v sin थीटा माइनस जी टी, v sin थीटा माइनस जी टी, ठीक, ये आ गया k माइनस y, y को कैसे लिख सकता हूं v sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता था v sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू वी वाई क्या होगा, सॉरी वी वाई, हाँ वी वाई क्या होगा v sin थीटा, सॉरी वी एक्स लिखा है ना, वी एक्स कितना होता है, ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है, v cos थीटा, cos है, v cos थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, समझ में आया कि नहीं आया, और माइनस है इधर के, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये किसी भी टाइम t पे अपन एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखेंगे, हुआ, ऊपर से तो नहीं गया, समझ में आया पक्का, लड़ाई झगड़ा हो रहा है बाहर से, मत सुनो मत, ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए इसके बाद लंच में देखेंगे जाके, हाँ तो लिखिए लास्ट लास्ट चीज जो पढ़ा रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, क्या लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक, एक प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, है ना। सपोज आपके पास एक रिजिड बॉडी है, अब इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से प्योरली रोटेट हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक्सिस इससे पास हो रहा है इस पॉइंट से ऐसा, और इसके अबाउट ये क्या कर रहा है ओमेगा से रोटेट करते जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग को निकालना है। तो ये बॉडी खूब सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी हुई है, कोई भी एक पॉइंट मास ले लेते हैं यहां पर m1, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा m1 का r1, एक मास ले लेते हैं m2, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा r2, एक ले लेते हैं r3 पे m3, ऐसे ही खूब सारे हो जाएंगे, एक nth होगा mn मास rn डिस्टेंस दूर होगा। अब ओमेगा से ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इनकी वेलोसिटी कैसे रहेगी टेंजेंशियल रहेगी, v1 v2 vn v3 रहेगी परपेंडिकुलर, कैसी रहेगी बच्चों परपेंडिकुलर। अब मैं एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखता हूं सबके लिए, ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, तो एल लिखते हैं हर का m1 का प्लस m2 का प्लस m3 का एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहां तक mn तक का, है ना, सबका सम नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो m1 का लिखते हैं, तो क्या होगा बच्चों
आर और वी आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर है, आर क्रॉस वी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया एम वी आर। तो मास है m1, वेलोसिटी है v1 और डिस्टेंस क्या है r1, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। m2 के कारण भी क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, तो प्लस ही करेंगे, तो क्या करेंगे प्लस m2 v2 r2 प्लस m3 v3 r3 एक्सेट्रा mn vn rn लिखेंगे। अब यहां पर प्योर रोटेशन हो रहा है, तो v1 का वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं, r1 इंटू ओमेगा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। v2 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, r2 इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। तो मैं पुट करते जाता हूं वैल्यू, तो आएगा m1 v1 की जगह लिखा r1 ओमेगा r1 प्लस m2 r2 ओमेगा r2 प्लस m3 r3 ओमेगा r3 प्लस एक्सेट्रा 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 mn rn ओमेगा rn, ये लिखा। अब इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, है ना, ओमेगा कॉमन निकाल लेता हूं। ओमेगा क्या निकल गया, अरे ओमेगा क्या क्या निकल गया कॉमन, तो बचेगा क्या r1 स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा mn rn स्क्वायर। बचेगा क्या चीज है, इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का आई, तो क्या लिख सकता हूं आई ओमेगा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखे कि नहीं सीखे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकाल सकते हो उस एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या निकाल सकते हो ओमेगा, बस मल्टीप्लाई करना है जिस एक्सिस के अबाउट वो प्योरली रोटेट हो रही है, किसके अबाउट, जो वो ट्रांजिशन नहीं करी, प्योरली रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अबाउट, तो आप निकाल सकते हो। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आई निकालना सिखाया हूं, है ना, तो अब एंगुलर मोमेंटम में बस ओमेगा मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर है बात। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये हटाऊं, जैसे कि देखो सपोज डिस्क है, क्या है डिस्क, एज के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा से, है ना, डिस्क है एम मास का आर रेडियस का, तो बताओ एज के अबाउट, अच्छा एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे आई इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे का, ये डिस्क ही रोटेट हो रहा है, समझ रही बात, ये डिस्क। तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता था एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना होगा, तो एल आ जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, समझ में आया बात। फिर एक्सिस टेढ़ा है, रॉड है, रिजिड बॉडी है, शीट है, जो भी है निकाल लोगे, कौन है, एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है तो आप क्या निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, टॉर्क निकालना और एंगुलर मोमेंटम निकालना, ये तीन चीजें हम लोग को क्या से आनी है, अच्छे से आनी, कैसे आनी है बच्चों, अच्छे से जबरदस्त तरीके से आनी, तभी हम लोग बना पाएंगे सवाल, ठीक है। ये तीनों का इन्हें प्रैक्टिस होना है जबरदस्त, ठीक है। थोड़ा शुरू में ऑड लगेगा, डायरेक्शन में गलती करोगे, है ना, एक्सिस के अबाउट बोला है तो पॉइंट के अबाउट निकाल दे रहे हैं, ऐसे टाइप का कुछ कुछ करेंगे अपन, लेकिन दिमाग में बैठाना है ये, इसका जितना प्रैक्टिस होगा सवाल बनाना उतना ही आसान होगा, कि कोई भी सिचुएशन कितना भी डिफिकल्ट एडवांस क्वेश्चन दे दे, ये बेस अपना स्ट्रांग रहना है कि एंगुलर मोमेंटम एकदम सही सही निकालना आता है मेरे को, टॉर्क सही सही निकालना आता है मेरे को, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही निकालना आता है मेरे को, ठीक है। इतनी चीजों को आप ध्यान देंगे, पक्का, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अब इससे रिलेटेड क्या बनाएंगे अपन सवाल, ओके।